हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई कहानी के साथ। आज केमिस्ट्री हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस जो साइंटिस्ट हैं वो हुए हैं मेंडलीव। 10th में भी आपने पढ़ा होगा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, फिर 11th में हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम आपको आज शेयर करने जा रहे हैं। मेंडलीव का जन्म रशिया में हुआ था और वो अपने फैमिली में जो है सो टोटल उनके 14 भाई बहन थे और उन सबों में मेंडलीव जो है सो सबसे छोटे थे। और इनका एक ग्लास का फैक्ट्री था, शीशा बनाने वाला जो है सो फैक्ट्री था इनके पिताजी का। एक्चुअली वो शीशा बनाने का फैक्ट्री जो इनके पिताजी का था वो उनको दहेज में मिला था। दहेज में उनको उनके नाना ने दिया था। तो मेंडलीव बचपन से वो शीशा का फैक्ट्री में उनको जाने का मौका मिलता था और वहाँ से उनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। केमिकल्स का जो काम वहाँ पे होता हुआ देखते थे तो उनसे उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। बचपन में आदमी जिस चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड रहता है वो उसका एक तरह से जो है सो पैशन बन जाता है। जनरली ऐसा होता है, जैसे क्रिकेटर के बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट हो जाता है। सिनेमा के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बचपन से ही सिनेमा में कैसे काम होता है वो देखते देखते उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। पॉलिटिशियंस के बच्चों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री की वजह से शीशा का फैक्ट्री में काम हो रहा था तो जाहिर सी बात है मेंडलीव को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो गया। बट दुर्भाग्य से क्या हुआ कि मेंडलीव के फादर का जो वो शीशा वाला ग्लास वाला जो फैक्ट्री था उसमें एक बार एक्सीडेंट हुआ, कुछ फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जो है सो नष्ट हो गया। फिर मेंडलीव के फादर बीमार भी पड़े और उसी बीमारी में उनके मतलब कि प्राण चले गए, डेथ हो गया उनका। फैमिली पे दुख का जो है सो पूरा पहाड़ टूट पड़ा और जाहिर सी बात है कि मेंडलीव अपने भाई बहनों में 14th नंबर पे आते थे। उनका ऑर्डर 14th था तो काफ़ी गैप था एज में, बड़े भाई और इनमें काफ़ी गैप था। तब तक जब तक ये फैमिली पे जो ये दुर्भाग्य आया तब तक उनके बाकी जो फैमिली के मेंबर्स जो बड़े भाई लोग थे वो सब जा चुके थे फैमिली छोड़ करके। मेंडलीव अकेला पड़ गया और वो पहुंचा अपने मामा के पास। मामा के पास अभी भी ग्लास का फैक्ट्री था। मेंडलीव चाहते थे कि वो आगे पढ़ें। उनकी माँ ने उनको शुरू में खूब पढ़ाया लिखाया आगे, लेकिन पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी तो मेंडलीव चाहते थे कि उनको मामा सपोर्ट करे पढ़ने में। मामा से उन्होंने कहा कि हमको पढ़ने के लिए जो है सो आर्थिक मदद की ज़रूरत है। मामा ने कहा देखो पढ़ाई लिखाई जैसे फालतू कामों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो पढ़ाई लिखाई को फालतू काम समझते थे और सिर्फ बिज़नेस के लिए या फिर इंडस्ट्री चलाने के लिए वही जो है सो उनका एक प्रमुख काम और उनका सोच यही था कि यही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ कुछ काम करना चाहो ग्लास के फैक्ट्री में तो ठीक है, आ सकते हो। मेंडलीव ने कहा नहीं, हमको तो पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। खैर ठीक है, चलते हैं। तो वहाँ से मेंडलीव चले और उन्होंने खुद से सेल्फ जो है सो अपना पढ़ाई जारी रखा और किसी तरह से ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे। पढ़ते पढ़ते मेंडलीव का इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था ही तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक अपना पर्सनल एक लैबोरेटरी इस्टेब्लिश किया छोटा सा, और उस पर्सनल लैबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर कर के उस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते थे और वो सारा स्टडी को नोट करते करते उन्होंने एक मोटी सी कॉपी तैयार की। और उस कॉपी को जब उन्होंने ठाना कि अब पीएचडी करना है तो पीएचडी में आपको कुछ ओरिजिनल वर्क दिखाना पड़ता है। तो मेंडलीव ने अपना वो सारा एक्सपेरिमेंट और उसके बेसिस पे जो एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था, एक्चुअली जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसी को सबमिट किया। तो उस साइड जो लोग प्रोफेसर लोग थे उन लोगों को इनकी बात उतनी समझ में नहीं आई और उन लोगों ने कहा कि ये पता नहीं कहाँ से कुछ कुछ अपने मन से लिख करके ले आया है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी नहीं लग रहा है और अजीब अजीब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस खाली छोड़े थे कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो ये उन लोगों ने कहा कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंट लड़का लग रहा है, फ्यूचर में क्या डिस्कवर होगा उसके लिए भी स्पेस छोड़े हुए हैं। और कुछ तो एट रैंडम एलिमेंट्स को उन्होंने चेक किया तो देखा कि कुछ तो बहुत उल्टा पुल्टा भी ऑर्डर है जो पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स में, मेंडलीव के डिमेरिट्स में आपको पढ़ाया भी जाता है। तो उन सब बातों को उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि तुम्हारा ये रिजेक्ट होता है थीसिस। नेक्स्ट ईयर फिर से मेंडलीव ने अपने पीएचडी के लिए उसी पेपर को सबमिट किया और इस साल कुछ प्रोफेसर्स उस समय चेंज हो चुके थे।
इन नए प्रोफेसर्स ने उसके पीरियोडिक टेबल का थोड़ा डीप स्टडी किया और वो लोग कन्विंस हो गए, उन लोगों ने उनको पीएचडी की डिग्री दे दी। उसके बाद मेंडलीफ को मिल गया कॉलेज में पढ़ाने को, लेक्चर मिलने गया, प्रोफेसर वो हो गए और वहाँ से उनका जो है सो तरक्की का रास्ता खुल गया। और उनके आइडियाज़ इतने नए थे, उस समय तक इतने सारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसी ने नहीं किया था। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में उन्होंने ग्रुप का और पीरियड का ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब पहली बार दिया। और फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनके बारे में उन्होंने खाली स्पेस छोड़ा हुआ था। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम के नीचे का स्पेस और सिलिकॉन के नीचे का स्पेस खाली था। खाली ही नहीं था, उस फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को भी उन्होंने पहले ही से प्रेडिक्ट कर दिया था। और जब बाद में लोगों ने मैच किया तो बहुत हद तक वो सारे प्रॉपर्टीज़ के जो न्यूमेरिकल वैल्यू थे वो मैच हो रहे थे। मेंडलीफ इस मामले में काफ़ी जीनियस आदमी थे और उनका ये जो टैलेंट था ये धीरे धीरे रूस में पूरे लोगों तक पहुंचा। बात पहुंचते पहुंचते जो रूस के राजा होते थे, जिनको ज़ार कहते थे, ज़ार तक बात पहुंची। ज़ार ने मेंडलीफ को बुलाया और उनसे जो है सो फिर बातचीत किया और फिर बोला कि आप साइंस की मदद से रूस को क्या डेवलपमेंट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस को मिसाइल टेक्नोलॉजी में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाया जा सकता है। ज़ार ने कहा कि पूरा खजाना आपके लिए जो है सो खुला हुआ है, जितनी आर्थिक मदद की ज़रूरत है लीजिए। और उन सारे नॉलेज को इस्तेमाल करके मेंडलीफ ने, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और हम लोगों को पता है कि रूस कितना डेवलप हुआ आगे चल करके। फिर बीच में क्या है कि मेंडलीफ के बहुत सारे दुश्मन हो गए। ज़ार के साथ अक्सर उनका मिलना जुलना होता था और उनकी पॉपुलैरिटी जो है सो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो हर सफल आदमी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, मेंडलीफ के भी बहुत सारे दुश्मन हो गए और मेंडलीफ के अगेंस्ट में उन लोगों ने पॉइंट खोजना शुरू किया। रूस में ऐसा रूल था कि एक आदमी अपने जीवन में 2 शादी नहीं कर सकता है, 2 शादी करने पे उसको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। मेंडलीफ ने लेकिन 2 शादी की। एक शादी नॉर्मल अपने एज में जैसे होती है वो, और दूसरी शादी उन्होंने अपने से करीब 20 साल छोटी लड़की से किया जब वो प्रोफेसर बन चुके थे तब। अब ये मुद्दा लोगों को मिल गया। लोगों ने ज़ार से कहा कि मेंडलीफ ने 2 शादियाँ की हैं, अब तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बट ज़ार ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेंडलीफ ने भले ही 2 शादी की है लेकिन मेंडलीफ जैसा टैलेंटेड आदमी तो हम लोगों के पास एक ही है, तो उसको ये सब बात भी माफ़ है। और इस तरीके से मेंडलीफ का वो पॉइंट भी ख़त्म हो गया। लेकिन आगे लोग लगे रहे और फाइनली एक करप्शन के चार्ज में मेंडलीफ को प्रोफेसरशिप से 33 इयर्स तक उन्होंने प्रोफेसर वाला काम किया और उस 33 इयर्स के बाद करप्शन के इल्ज़ाम में, झूठे इल्ज़ाम में उनको फंसाया गया और वहाँ से ज़बरदस्ती उनको निकाला गया। इस बात से मेंडलीफ काफ़ी दुखी हुए और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन इसमें, इस पूरे स्टोरी में आपको दिख रहा होगा कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आदमी अगर शुरू कर ले, ठान ले एक चीज़ कि उसको कुछ करना है, तो फिर वो काफ़ी आगे तक जा सकता है। और मेंडलीफ के मौत के काफ़ी साल बाद तक रूस में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका पीरियोडिक टेबल, सिर्फ वही पीरियोडिक टेबल चलता था। आज भी हम लोग मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल अपने किताबों में देखते हैं कि है, तो मेंडलीफ का नाम आज भी बड़े इज़्ज़त के साथ लिया जाता है और काफ़ी जो है सो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन सब उनका है। और उनका इंडिया से अच्छा खासा रिश्ता रहा, क्योंकि जो एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन आप नाम देखते हैं, वो नाम संस्कृत शब्द है वो एका, इसका मतलब सिमिलर टू होता है। तो उनका भारत से भी अच्छा खासा जो है सो लगाव था और संस्कृत का नॉलेज उनको था, तभी तो वो वैसा नाम रखने के लिए जो है सो तैयार हुए और वैसा नाम उन्होंने रखा। तो किसी भी आदमी को अपने वर्तमान के परिस्थितियों से, जो अपने अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे हार नहीं मान लेनी चाहिए। उतनी मुसीबतों के बाद भी मेंडलीफ काफ़ी आगे बढ़े और देश के नंबर 1 साइंटिस्ट बन करके आगे हम लोगों को पता है कि वो अपना जीवन ऐसे पूरा करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आदमी अपने सर्कमस्टांसेस को अगर चाहे तो काफ़ी हद तक अपने तरक्की में जो है सो इस्तेमाल कर सकता है। हार नहीं मान लेना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और अगर आदमी ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों के पास मेंडलीफ है। तो अगली बार हम लोग किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।